आज हम लोग 12वीं क्लास के समाजशास्त्र का पहला चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय इसको देखेंगे। भारतीय समाज, अब हम भारत में रहते हैं, भारत की चर्चा है, समाज जहाँ की हम लोग रहते हैं। और भारतीय समाज की बात करें या किसी भी समाज की बात करें तो समाजशास्त्र समाज से जुड़ा हुआ विषय है और यह एक ऐसा विषय है जहाँ की एक नई शुरुआत आप नहीं करते हैं, बल्कि कुछ न कुछ आप समाज के बारे में पहले से अवगत रहते हैं, जानते हैं आप इसके बारे में और कुछ न कुछ सबों को पता होता है। वहीं अन्य विषय को देखें तो आपको उसका अध्ययन करना पड़ता है। गणित हो, अंग्रेजी हो, भूगोल हो, इतिहास हो, कुछ भी हो, आप उसका अध्ययन करते हैं तो जानते हैं। लेकिन समाज के बारे में ऐसा होता है कि औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो, हर जगह आप किसी न किसी माध्यम से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और समाज के बारे में यह ज्ञान स्वाभाविक तौर पर होता है, अपने आप हो जाता है और यह एक प्रक्रिया के रूप में चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। कोई छोटा बच्चा भी है, पहली क्लास का बच्चा है, उसे गणित के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन यदि समाज के बारे में पूछेंगे तो कुछ न कुछ जानकारी अवश्य देगा। और आप तो 17-18 वर्ष के होने चले हैं तो आपको तो समाज के बारे में और अधिक जानकारी होगी ही होगी। इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा है, बल्कि इसलिए होगा आपको इसकी जानकारी क्योंकि समाज में, इसी समाज में आप पले बढ़े हैं। समाज के बारे में, समाज कैसा है, समाज क्या विशेषताएं होती है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या संस्कृति होती है, किन किन बातों से प्रभावित होते हैं, तरह तरह की बातों से आप अवगत रहते हैं। पहले से जो विज्ञान होता है यह अपने आप होता है और यह एक तरह से सहज बोध होता है हमें, और इस सहज बोध का परिणाम यह भी होता है कि यह हमारे समाज शास्त्र के लिए सहायक होता है। और कभी कभी यह ज्ञान, पूर्व का ज्ञान समाजशास्त्र के बारे में बाधक भी हो जाता है। अगर हम देखें कि बाधक क्यों होता है तो या सहायक कैसे होता है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि सहायक, पहले अगर हम सहायक की बात करें तो सहायक इसीलिए होता है कि समाजशास्त्र के बारे में लोगों को लगता है, विद्यार्थी को लगता है कि हम पहले इसके बारे में जानते हैं, वो इससे डरते नहीं हैं इस विषय से, अन्य विषय की अपेक्षा, और उसे लगता है ये आसान है, इसके बारे में बहुत कुछ हमें पहले से पता है और समाजशास्त्र में पढ़ लेते हैं, हमें सुविधा होती है। वहीं कभी कभी यह सहज बोध, सहज ज्ञान समाज के शास्त्र के बारे में कभी कभी बाधक भी हो जाती है। तो बाधक क्यों होती है, कैसे हो जाती है? तो बाधक इसलिए होती है कि ऐसी बातें नहीं है कि जो चीज़ आपको पूर्व से प्राप्त है वही सच्चाई है। समाज शास्त्र के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो समाज शास्त्र समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता है। तो और लेकिन आपको तो पूर्व से व्यवस्थित अध्ययन आप नहीं किए हैं, एक जानकारी है आपको, और व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन में सीखने समझने की जो प्रक्रिया होती है वो वैज्ञानिक हो जाती है, वो एक कसौटी पर आधारित होती है और इसे नए सिरे से समझने के लिए आवश्यक है कि आप पूर्व की बातों को पहले विस्मृत करें, उसे भूलें और उसके बाद नए दृष्टि से, नए सिरे से इस पुस्तक का, इस विषय वस्तु का लाभ लें। और जैसे कि आप कोई नया कपड़ा बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप फटा पुराना रहता है उसी से बुनना स्टार्ट कर दें, नहीं, तो उसको नया सिरा सबको उधेरना पड़ता है, फिर नया ऊन से फिर आप बुनना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वह फ्रेश होता है, दिखने में अच्छा लगता है और समझने में अच्छा लगता है। वही चीज़ समाज शास्त्र के बारे में है। समाज के बारे में जो पूर्व धारणाएं आप में है इसको आप हटा दें और इसके बाद व्यवस्थित रूप से समाज शास्त्र का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करें। दरअसल भूलने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं एक विशेष दृष्टिकोण होता है उस समाज में, हर एक समाज का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है और उसी दृष्टिकोण से हमारी समझ विकसित होती है, एक सामान्य समझ बनती है। और वहीं कोई सामाजिक समूह है, सामाजिक वातावरण है, जिस समाज में हम पले बढ़े हैं
उसी रूप में हमारा सामाजिकरण होता है, सामाजिकृत हम होते हैं और उसी के अनुरूप हम किसी चीज़ को सोचते हैं। और हमारा जो मत होता है, जो आस्था होता है, जो मूल्य होता है, जो आदर्श होता है, जो अपेक्षा होती है, हम उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल किसी भी चीज़ का अवलोकन करते हैं, किसी भी चीज़ का दृष्टिकोण हम लगाते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि वो बात गलत है, लेकिन वो संपूर्ण समाज में सभी जगह फिट बैठेगी ऐसी बातें नहीं है, वह अपूर्ण भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस कहीं न कहीं उस दृष्टिकोण में हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और वहीं ऐसा भी बात नहीं है कि जो एक समाज के लिए सही है दूसरे समाज के लिए वही सही। हर एक समाज का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना मत होता है। यही कारण है कि हमें पूर्व की धारणाओं को या अध्ययन करने के लिए पहले हम उसे भूल जाना पड़ता है, तभी हम सामाजिक दृष्टि को, समाजशास्त्र को एक नए व्यवस्थित तरीके से हम अध्ययन कर पाते हैं और सामाजिक वास्तविकता को समझते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण कहीं न कहीं एक तरफा झुका हुआ भी हो सकता है। कैसे निष्पक्ष तरीके से अध्ययन किया जाए सामाजिक संदर्भ में, यह नहीं बताता, और बल्कि यह जान लें कि समाजशास्त्र के अध्ययन के उपरांत आप यह समझते हैं कि कोई भी आदर्श प्रेक्षण होता ही नहीं है, कोई आदर्श प्रेक्षण स्थान होता ही नहीं है। और संसार को हम जहाँ भी रहते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, वह हमारा एक पक्ष मात्र होता है। और यह समाजशास्त्र के अध्ययन के बाद हम विभिन्न दृष्टिकोण से किसी भी संदर्भ को देखने की कोशिश करते हैं, और तभी हम वैज्ञानिक सत्य की ओर भी बढ़ सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम यह समझें कि सत्य केवल वही नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हमारे समाज में है, केवल यही एक आदर्श नहीं है, यही एक सत्य नहीं है, बल्कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं, होते हैं। और यह भी कि प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। ऐसा इसलिए हम यह बात कर सकते हैं क्योंकि आज अपने समाज में जो बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है, दूसरे समाज में वह बात सामान्य है। तो ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि जो हम देख रहे हैं वही दुनिया का एकमात्र सत्य है। और भिन्न भिन्न नज़रिए से जब हम समाज शास्त्र के संदर्भ में इसकी तुलना करते हैं, तब हम किसी भी वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं। और समाज शास्त्र हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा नहीं करता कि जो हम सोचे हैं, जो हमारे चिंतन है वह समाप्त हो जाए, बल्कि अपने एवं औरों के, दूसरों के जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उसको जो पूर्वाग्रह के ग्रसित रहने की संभावना है, उसकी जो पहचान करने की क्षमता है, वह विकसित करने का वादा करता है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम अपने अंदर के चीज़ को भी बाहरी दुनिया की नज़र से कैसे देखें, यह बात हमें पता चलती है। और अपने आप नहीं देखना बल्कि बाहर के नज़रिए से अपने आप को देखना, इसे आत्मवाचक कहते हैं या इसे स्ववाचक भी कहते हैं। और अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को अपनी ओर घुमाने, यह बातें आपने सुनी होगी, यह क्षमता है। परंतु यहाँ पर बात यह है कि स्व निरीक्षण करना होता है, यह आलोचनात्मक होता है और इसमें समीक्षा होती है। और ऐसा नहीं कि हम आत्मबोधता वाली बात कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे साथ है, वही एकमात्र सत्य है, ऐसी बातें नहीं होती है। इसे एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यदि आप सामाजिक नक्शा को देखें तो यहाँ पर आपको वस्तु स्थिति का पता चलता है। जैसे कि आप कोई भौगोलिक नक्शा देखते हैं तो वहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, किस जगह आप हैं, उससे आपको पता चलता है। और अगर आप मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में हैं, तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश में खड़े हैं तो आप यह समझ सकते हैं उस नक्शे को देखकर कि आप भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित हैं। और यह भी समझ सकते हैं कि उत्तर पूर्वी कोने में आप हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, और आपके राज्य से बड़ा कई एक राज्य है अपने देश में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।
महाराष्ट्र, राजस्थान, तो इस तरह की बातें हो सकती है। वहीं आप यह भी सोच सकते हैं कि कुछ राज्य से आप छोटे हैं, आपका राज्य अरुणाचल प्रदेश, लेकिन कुछ राज्य से आपकी स्थिति बड़ी भी है, जैसे मणिपुर हुआ, गोवा हुआ, हरियाणा। हरियाणा से अरुणाचल प्रदेश छोटा नहीं है, बड़ा है। तो यहाँ मणिपुर, गोवा, हरियाणा, पंजाब, इन सबों से आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप तो बड़े हैं। तो ये उसी तरह प्राकृतिक विशेषता के संदर्भ में देखें तो हर एक जगह की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। हर जगह एक जैसा स्थिति नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर पर्वतीय वन क्षेत्र से संपदा से भरपूर पा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर पाया जा सकते हैं। दूसरे जगह आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। जब हम तुलनात्मक दृष्टि सामाजिक नक्शा को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि आपकी स्थिति कहाँ है। आप मान लिया जाए आप 17-18 वर्ष के हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि आप 17-18 वर्ष के जितने भी ग्रुप हैं, आप उस समूह के सदस्य हैं जिसे अमूमन युवा पीढ़ी कहा जाता है। और लगभग देश की 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है। वहीं आप किसी क्षेत्रीय भाषाई समूह के सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि गुजरात में हैं तो गुजराती भाषा से, आंध्र प्रदेश से हैं तो तेलुगु भाषा से, बिहार यूपी से हैं तो हिंदी से, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी भाषा से। खुद को जोड़ कर देखते हैं आप। वहीं अगर आपके माता पिता का व्यवसाय जैसा है, उनकी आय संपदा जैसी है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को एक वर्ग में बांट कर देखते हैं। जैसे गरीब वर्ग में हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, मध्यम वर्ग में हैं, उच्च वर्ग में हैं, अति उच्च वर्ग में हैं। तो आप अपने आप को उसी के अनुसार ढालते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को पाते हैं कि मेरी स्थिति क्या है। यही चीज़ धार्मिक समुदाय के संदर्भ में भी होती है। आप जिस धर्म के हैं तो आपको लगेगा कि हम इस धर्म के सदस्य हैं। यही चीज़ कि जाति स्तर पर भी होती है। आप जिस जाति से संबंध रखते हैं तो आपको लगता है कि या हम इस जाति से हैं, जनजाति से हैं, या किसी भी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य से आप संबंध रखते हैं। तो प्रत्येक समूह की जब आप मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, तो कोई न कोई आपकी पहचान होती है। सामाजिक नक्शे में आप उसे रखकर देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। और जैसा कि आपने इसके पूर्व भी अध्ययन किया कि समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह के बारे में जानकारी देती है। विभिन्न प्रकार के समूह के बीच आपसी संबंध कैसे निर्धारित होता है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी मिलती है। साथ साथ यह भी समझ लें कि समाजशास्त्र समाज में आपका या किसी का स्थान तो निर्धारित करने में आपकी मदद करता ही करता है, और इनके साथ भी कई तरह की जानकारियाँ हमें समाजशास्त्र के अध्ययन के पश्चात मिलती है। जैसे कि आप ये भी समझ लें कि एक समाजशास्त्री हुए अमेरिका के थे सी राइट मिल्स, और मिल्स कहते हैं कि जो व्यक्तिगत बातें होती है, व्यक्तिगत समस्या होती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो समाज के संदर्भ में होती है, सामाजिक मुद्दे होते हैं। और व्यक्तिगत मुद्दा, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक मुद्दे दोनों में क्या संबंध है, इनको उजागर करने में समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। और जिसकी व्यक्तिगत मुद्दा क्या हुआ, व्यक्तिगत परेशानी क्या हुआ, तो व्यक्तिगत परेशानी के बारे में मिल कहते हैं कि जो आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, आप व्यक्तिगत आपकी चिंता है, जो आपका समस्या है, उसका सरोकार दूसरे के साथ नहीं है, बल्कि उससे वह आपसे संबंधित है। आपके दोस्त आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपके बड़े भाई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो यह आपका व्यक्तिगत समस्या है। ये खुशी अथवा दुखी यह आपसे संबंधित, ये समाज से संबंधित नहीं है। और सामाजिक संदर्भ में हम अगर देखें तो कई तरह की बातें ऐसी होती है जो व्यक्तिगत रूप से आप में भी तनाव उत्पन्न कर देता है, आपको उद्वेलित कर देता है, या कभी कभी आप में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। कुछ ऐसे कार्य आप करते हैं जो कि आपको भी गर्व का अनुभव होता है। तो ऐसी भी बातें होती है। तो व्यक्तिगत जो आकस्मिक है, और अगर हम सामूहिक मुद्दा करें तो वह एक समाज से बृहत स्तर पर जुड़ा हुआ रहता है। उनका संबंध, उसका प्रभाव व्यापक तौर पर पड़ता है। आज रोजगार की बातें होती है तो सिर्फ ये आपसे जुड़ी हुई बातें नहीं रह गई, आज यह सामाजिक मुद्दा बन गया है, यह बहुत बड़े समुदाय से ही यह जुड़ गया है। तो इस तरह की बातें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
प्रभावित करे, ज़्यादा लोगों को प्रभावित करे और वह समूह उससे प्रभावित होता है। यह एक सामूहिक मुद्दा बन जाता है, सामाजिक मुद्दा बन जाता है और इससे आप भी प्रभावित होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर बहुत से लोग भी प्रभावित होते हैं। या एक उदाहरण आप यह भी समझ सकते हैं कि दो पीढ़ी में आप टकराव देखते हैं। युवा पीढ़ी कुछ और बोलती है और जो बुर्जुआ पीढ़ी होते हैं वो कुछ और कहना चाहते हैं, तो दोनों पीढ़ी में सामंजस्य नहीं हो पाता है। यह एक सामाजिक परिघटना के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आजकल आप गांव मोहल्ले में देखते होंगे तो आपको कृषक, खेतिहर मजदूर जो पूर्व में मिला करते थे वो अब नहीं मिलते हैं। वहीं तकनीक की बात करें, संचार तकनीक की दुनिया है, पहले जो नहीं मिलता था जो सुविधा, अब वो सुविधा मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है यह भी एक सामूहिक मुद्दा है, सामूहिक स्तर की बात है, लेकिन इसमें भी समय के साथ, अवस्थाओं के साथ बदलाव में देखने को मिलता है। संप्रदाय की बात करें, जातिवाद की बात करें, यह सब आपको बृहत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर देखने को मिलता है, सामूहिक स्तर पर। कि सांप्रदायिकता की बात करें तो जब लोग अपने ही धर्म को अच्छा करने लगते हैं, दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं मानते हैं। और वहीं जातिवाद के स्तर पर करें तो बहुत बार आप देखते होंगे कि ऊंची जाति और नीची जाति की बातें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो उच्च जाति के लोग वो चाहते हैं कि हमारा वो पुरानी परंपरा, पुरानी हैसियत बरकरार रहे, वहीं छोटी जाति के सोच वाले सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं है तो हमें इतना ही रहना चाहिए, या वे प्रतिकार करना चाहते हैं कि हम प्रतिकार करें। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि एक संरचना के रूप में अगर हम देखें तो सामूहिक स्तर पर भी किस तरह समय के साथ बदलाव देखने को आपको मिलता है, और यह व्यापक रूप से ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ है। एक सामाजिक परिघटना के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक मूल्य का यह बोध में बचपन से ही हो जाता है, और यह एक सामाजिक नक्शा यदि हम कहें इसे तो यह सहज रूप से हमें प्राप्त होते रहता है, और इसका ज्ञान औपचारिक अनौपचारिक हर तरीके से व्यक्ति को होता है। और जाहिर है कि यह सहज रूप से ज्ञान होने के कारण यह व्यवस्थित नहीं भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि यह पक्षपातपूर्ण हो सकता है, और जिसके कारण यह हमें कभी कभी भ्रमित कर सकता है और यह विकृत भी कर सकता है। खैर, यहाँ पर हम समाज के उन संदर्भों को देखें जो हमें अनायास, आसानी से, सुलभता से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्थित अध्ययन की ओर जाते हैं तो फिर वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। बहरहाल आगे के अध्याय में हम फिर नई नई बातों को देखते हैं।